नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश परियार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय एजुकेशन हब में। एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नया सेशन लेके। देखो, अपने कल एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था सेल कोशिका, इसी को अपने आज आगे बढ़ाते हैं। तो पहले अपने वो रिपीट करते हैं अपने जो कल किया था। कल अपने किया था कि कोशिका क्या चीज़ होती है, ठीक है। कोशिका की खोज करने वाले कौन थे, कोशिका का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा के अंदर करते हैं, और आधुनिक जो कोशिका विज्ञान है उसका जनक किसे माना गया है, भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक किसे माना गया है, और कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, कोशिका के मूलभूत भाग कौन कौन से होते हैं। कल अपने इनके बारे में किया था। आज अपने इससे आगे बढ़ते हैं। तो आज अपने करते हैं कि कोई भी कोशिका होती है उस कोशिका का अध्ययन करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं, तो कोशिका का अध्ययन अपने माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी के द्वारा करते हैं। अब देखो, कोशिका का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किया जाता है। अब देखो, जो माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल सूक्ष्मदर्शी, इसकी खोज करने वाले कौन थे, ल्यूवेनहॉक ने इसको खोजा था। दूसरा होता है संयुक्त या प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, इसकी खोज की थी जेनसन एंड जेनसन ने। और तीसरे टाइप का जो आता है वो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, जिसके खोजकर्ता कौन थे, नाल व रस्का थे। तो इससे संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी की खोज करने वाले कौन थे, ल्यूवेनहॉक। संयुक्त या प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी, जेनसन एंड जेनसन ने। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज करने वाले कौन थे, नाल व रस्का थे। तो आप इसको कीजिए नोट, फिर बढ़ते हैं अपने आगे। अब अपने करते हैं कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना का मतलब है कि कोई भी यूकेरियोटिक कोशिका होती है इसके मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं। तो देखो, यूकेरियोटिक कोशिका जो होती है वो तीन भागों में बंटी होती है। इसका जो सबसे बाहरी भाग होता है उसे अपने कहते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है। इसके बाद आती है कोशिका भित्ति, और इसका जो तीसरा भाग होता है वो होती है कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। तो अपने लिखते हैं कोशिका की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोशिका की संरचना। अब देखो, कोई भी यूकेरियोटिक कोशिका होती है वो यूकेरियोटिक कोशिका के तीन भाग होते हैं। अब इसके तीन भाग कौन कौन से होते हैं, देखो, इसका सबसे पहला भाग होता है उसे अपने कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो सबसे बाहरी जो आवरण होता है किसी भी कोशिका का किससे बना होता है, कोशिका झिल्ली से बना होता है। इसको अपने बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसे अपने सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो दूसरा पार्ट होता है कोशिका का वो बना होता है किससे, कोशिका भित्ति से। इसको अपने बोलते हैं कोशिका भित्ति, या अपने इसे कहते हैं सेल वॉल। कोशिका भित्ति या क्या बोलते हैं इसको, अपने सेल वॉल कहते हैं। और इसका जो थर्ड पार्ट होता है किसी भी कोशिका को, जिसे अपने बोलते हैं कोशिका द्रव्य, इसे अपने कहते हैं कोशिका द्रव्य, या इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब देखो, कोई भी प्रारूपिक यूकेरियोटिक कोशिका होती है वो तीन भागों से मिलकर बनी होती है। सबसे बाहर जो होती है वो क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। इसके बाद होती है कोशिका भित्ति, और इसके बाद होता है कोशिका द्रव्य। अब देखो,
जैसे कि कोशिका झिल्ली की अगर अपने बात करते हैं तो कोशिका झिल्ली जो होती है ये पादप व जंतु दोनों कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है, यानी पादप कोशिका में भी होती है, जंतु कोशिका में भी होती है। अब कोशिका झिल्ली जो होती है ये कोशिका के आकार को बनाए रखती है, कोशिका के आकार को बनाने में सहायक होती है। इसके अलावा जो कोशिका झिल्ली होती है यह कोशिका के अंदर पदार्थों के या अणुओं के आवागमन पर नियंत्रण करती है, यानी अपने कह सकते हैं कोशिका झिल्ली प्रकृति में चयनात्मक पारगम्य होती है, यानी उन्हीं पदार्थों को कोशिका के अंदर जाने देती है जिनकी कोशिका को आवश्यकता होती है, अनावश्यक पदार्थों को बाहर रोक लेती है। और जो कोशिका के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको बाहर त्यागने में भी कौन सहायक होती है? कोशिका झिल्ली सहायक होती है। अब बात आती है कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। इसमें 3 लेयर होती है, 2 जो लेयर होती है बाहर वाली वो किससे बनी होती है? 2 लेयर तो होती है इसकी प्रोटीन की, और उसके मध्य जो तीसरी लेयर होती है वो किसकी होती है? वसा या लिपिड की बनी होती है। फिर देखो जो कोशिका झिल्ली होती है वो एक कोशिका की जीवित संरचना होती है, यानी ये जीवित होती है। और कार्य क्या होता है इसका? तो कोशिका झिल्ली का कार्य होता है अणुओं के आवागमन पर नियंत्रण करना, या अपने से बोल सकते हैं कि पदार्थों के परिवहन पे क्या करती है? नियंत्रण करती है। इसलिए क्या होती है? चयनात्मक पारगम्य होती है। फिर बात आती है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल की। अब देखो कोशिका भित्ति जो होती है यह पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, या अपने कह सकते हैं पादप कोशिकाओं में होती है, बैक्टीरिया में होती है, शैवालों के अंदर भी ये पाई जाती है। इसके अलावा अपने बोल सकते हैं कवक के अंदर भी ये पाई जाती है। तो अपने कहते हैं कोशिका भित्ति बैक्टीरिया, प्लांट, फंजाई, एल्गी और अपने कह सकते हैं किसके अंदर होती है? ये प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। फिर देखो इसके बाद बात आती है कोशिका भित्ति किससे मिलके बनी होती है? तो कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज से। अब सेलुलोज जो होता है यह प्रकृति के अंदर पाए जाने वाला एक सर्वाधिक मात्रा का प्राकृतिक बहुलक है। तो किससे बन के बनी होती है कोशिका भित्ति? सेलुलोज की बनी होती है। अधिकांशतः इसमें सेलुलोज होता है जो एक कठोर पदार्थ होता है। ये कठोर होने के कारण पादप कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, और पादप कोशिका को आधार प्रदान करने का काम कौन करती है? कोशिका भित्ति करती है। फिर बात आती है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। तो किसी भी कोशिका की कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच जो द्रव पदार्थ भरा होता है उसी द्रव पदार्थ को हम क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य जो होता है उसके अंदर कई प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक कण पाए जाते हैं, यानी इसमें कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ भी इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसके अलावा कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं कोशिका अंगक, जिसे अपने कोशिकांग कहते हैं। तो कोशिकांग कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिला दें तो दोनों किसका निर्माण करते हैं? जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। इसी जीव द्रव्य को हेक्सले ने जीवन का भौतिक आधार माना था। ठीक है, तो आप हेडिंग लगाइए कोशिका की संरचना और लिखना स्टार्ट कीजिए। हेडिंग लगाइए कोशिका की संरचना और लिखिए इसमें एक प्रारूपिक यूकेरियोटिक कोशिका में निम्न घटक पाए जाते हैं। एक प्रारूपिक यूकेरियोटिक कोशिका में निम्न घटक पाए जाते हैं। सबसे पहला कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, नंबर 2 कोशिका भित्ति सेल वॉल, नंबर 3 कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। अब आप नंबर 1 हेडिंग लगाइए कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के अंदर आप देखिए ये पाई किस में जाती है? तो ये पाई जाती है प्लांट प्लस एनिमल, दोनों में होती है। तो अपन लिख दें प्लांट प्लस एनिमल
यानी पादप व जंतु दोनों के अंदर ये पाई जाती है। तो अपने लिख दिया प्लांट प्लस एनिमल, दोनों के अंदर ये पाई जाती है। फिर बात आता है संगठन कि इसका जो संगठन होता है वो किससे मिलके बनी होती है ये। तो देखो ये बनी होती है प्रोटीन प्लस लिपिड की। किससे बनी होती है? प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है। फिर बात आती है इसके बाद में प्रकृति, यानी इसकी नेचर क्या होती है, इसकी प्रकृति क्या होती है। तो प्रकृति में ये होती है चयनात्मक पारगम्य। कैसी होती है प्रकृति में? ये चयनात्मक पारगम्य होती है। फिर बात आती है ये कैसी होती है? जीवित संरचना है, जीवित संरचना, ये होती है जीवित संरचना। और यहाँ पे लिखोगे इसका कार्य कि काम क्या करती है, कार्य क्या करती है, वो पॉइंट लगा के अपने लिख लेंगे। तो आप इसको नोट कीजिए, कार्य में आपको लिखवा दूंगा। कोशिका झिल्ली हेडिंग लगा के इसके अंदर आप लिखिए प्लांट प्लस एनिमल, यानी पौधों में और जंतुओं में दोनों में होती है। संगठन क्या होता है? प्रोटीन लिपिड से बनी होती है। प्रकृति क्या होती है? चयनात्मक पारगम्य होती है, जीवित संरचना होती है। और कार्य के अंदर आप नंबर 1 डालिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। इसमें आप लिखिए कोशिका के आकार को बनाए रखना, कोशिका के आकार को बनाए रखना। नंबर 1 में लिखोगे कोशिका के आकार को बनाए रखना। नंबर 2 बिंदु में लिखिए अणुओं के आवागमन पर, अणुओं के आवागमन पर नियंत्रण करना। अणुओं के आवागमन पर नियंत्रण करना। तो यह थी कोशिका झिल्ली। अब इसके बाद करेंगे नंबर 2 कोशिका भित्ति। तो आप हेडिंग लगाइए सेल वॉल या कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति या अपने कहते हैं सेल वॉल। अब देखो सबसे पहली बात आती है कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति होती है किसमें? बैक्टीरिया में पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये प्लांट में भी होती है, इसके अलावा ये एल्गी में भी पाई जाती है, इसके अलावा ये फंजाई यानी कवक में भी पाई जाती है। तो अपने कहते हैं बैक्टीरिया में, प्लांट में, एल्गी में, फंजाई में, यानी जीवाणु, पादप, शैवाल और कवक, इनके अंदर क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो यहाँ क्या लिख दोगे आप हिंदी में? जीवाणु, पादप, शैवाल और यहाँ लिख दोगे कवक। इन सब के अंदर पाई जाती है कोशिका भित्ति। फिर बात आती है संगठन की। कोई कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, इसका संगठन क्या होता है? तो ये मिलके बनी होती है किससे? सेलुलोज से मिलके बनी होती है। इसका जो पदार्थ है वो मुख्य घटक है वो क्या होता है? सेलुलोज होता है। अब देखो इस सेलुलोज की खासियत क्या होती है? सेलुलोज की खासियत ये होती है कि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्राकृतिक बहुलक, कि प्रकृति के अंदर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा बहुलक पाया जाता है? तो सेलुलोज होता है। तो इसको अंडरलाइन करके अपने इसके नीचे यहाँ लिख देंगे प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित प्राकृतिक बहुलक, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित प्राकृतिक बहुलक क्या होता है?
सेलुलोज होता है। अब इसके बाद बात आती है कार्य की, कि कार्य क्या करती है कोशिका भित्ति। तो यहाँ नंबर 1 लाके अपना लिख लेंगे। देखो क्या कार्य होता है। सबसे पहला कार्य कोशिका को दृढ़ता प्रदान करती है, कोशिका की बाहरी चोटों से, बाहरी आघातों से रक्षा करती है, कोशिका के आकार को बनाए रखती है। इसके अलावा इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति होती है पारगम्य। ये कैसी होती है, पारगम्य होती है। और इसके अलावा अपने कह सकते हैं ये एक अजीवित संरचना होती है, इसमें जीवन नहीं होता है, ये अजीवित होती है। कोशिका झिल्ली क्या होती है, जीवित संरचना होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कोशिका का एक भाग अजीवित होता है, वो देगा कोशिका झिल्ली, ठीक है। इसके अलावा आपको देगा केंद्रक, इसके अलावा आपको देगा माइटोकॉन्ड्रिया, या देगा आपको कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका की अजीवित संरचना होती है, जो क्या होती है, पारगम्य होती है। तो आप पहले इतना लिखिए, इसके बाद फिर मैं आपको लिखाऊंगा इसकी प्रकृति के बारे में, फिर अपन लिखेंगे कार्य। तो पहले आप इसको नोट कीजिए और यहाँ लिखोगे इसकी प्रकृति। और यहाँ लिख दोगे आप कार्य नंबर 1 बिंदु डाल के। पहले ये नोट कीजिए, फिर कार्य मैं आपको लिखवा दूंगा। कार्य में लिखिए आप नंबर 1 बिंदु डाल के। पादप कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना, पादप कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना। नंबर 2 बिंदु में लिखिए पादप कोशिका को दृढ़ता प्रदान करना, पादप कोशिका को दृढ़ता प्रदान करना। नंबर 3 लिखिए पादप कोशिका की बाह्य आघातों से रक्षा करना, पादप कोशिका की बाह्य आघातों से रक्षा करना। और नंबर 4 लिखिए पादप कोशिका की सुरक्षा तथा, पादप कोशिका की सुरक्षा तथा यांत्रिक सहारा प्रदान करना, पादप कोशिका की सुरक्षा तथा यांत्रिक सहारा प्रदान करना। तो अब अपने बढ़ते हैं, इसका तीसरा जो पार्ट है वो करेंगे। तीसरा घटक क्या होता है इसका, तीसरा घटक होता है इसका कोशिका द्रव्य, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो आप हेडिंग लगाओगे सभी कोशिका नंबर 3 आप हेडिंग लगाओगे कोशिका द्रव्य। इसे अपने कहते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। अब देखो कोशिका द्रव्य की सबसे पहली बात आती है स्थिति को लेके, कि कोशिका द्रव्य कहाँ पाया जाता है, कहाँ स्थित होता है। तो देखो कोशिका द्रव्य जो होता है वो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच जो स्थान होता है उसके अंदर पाया जाता है। तो स्थिति में लिख देंगे कोशिका झिल्ली व केंद्रक के मध्य। कहाँ होता है, कोशिका झिल्ली व केंद्रक के मध्य होता है। फिर देखो इसके बाद बात आती है संगठन की,
कि किसका क्या संगठन होता है। तो संगठन देखो इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं कार्बनिक प्लस अकार्बनिक पदार्थ। और कोशिका द्रव्य भी क्या होता है, अजीवित संरचना होती है। ये भी क्या होता है, अजीवित संरचना होती है, अजीवित संरचना होती है। तो नोट कीजिए आप कोशिका द्रव्य। पहले लिखोगे स्थिति, कोशिका झिल्ली व केंद्रक के मध्य है, फिर लिखोगे संगठन की कार्बनिक प्लस अकार्बनिक पदार्थ, फिर लिखोगे आप अजीवित संरचना। अब लिखिए इसके नीचे लिखिए कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं। कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं। तो अब अपने की थी कोशिका की संरचना के बारे में कि कोशिका जो होती है उसके कौन कौन से घटक होते हैं, कौन कौन से घटक किसी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। अब अपने कोशिका संरचना करने के बाद अपने आगे बढ़ते हैं और आगे अपने क्या करेंगे। देखो अपने बात कर रहे थे कोशिकांग की, कि कोशिकांग जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। यानी कोशिका द्रव्य जो होता है उसके अंदर होते हैं कोशिकांग। अब कोशिकांग जो पाए जाते हैं तो कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, और कोशिकांग जो होते हैं उनमें डबल लेयर वाले कौन से होते हैं, सिंगल लेयर वाले कौन से होते हैं, और लेयर लेस कौन से होते हैं। अपने से कह सकते हैं कि वो कौन कौन से कोशिकांग हैं जिनके चारों ओर दोहरी झिल्ली होती है, वो कौन से कोशिकांग हैं जिनके चारों ओर एकल झिल्ली होती है, और वो कौन से कोशिकांग हैं जो झिल्ली रहित होते हैं, यानी जिनके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। तो देखो सबसे पहले देखो डबल मेम्ब्रेन यानी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अलावा केंद्रक है, इसके अलावा प्लास्टिड यानी लवक हैं। इन तीनों कोशिकांगों के चारों ओर जो झिल्ली होती है वो डबल होती है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। फिर देखो ऐसे कौन से कोशिकांग हैं जिनके चारों ओर सिंगल झिल्ली पाई जाती है। तो इसमें देखो गोल्जी का आता है, इसमें ईआर जिसे अपने अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलेटम, और इसके अलावा इसमें आता है लाइसोसोम, इसके अलावा आती है इसमें रसदानी, और क्या आती है माइक्रोबॉडीज आती है। फिर देखो झिल्ली रहित कोशिकांग कौन से होते हैं, कि वे कोशिकांग जिसके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। इसमें राइबोसोम आता है, इसमें तारकाय आता है, और इसमें क्या आती है केंद्रिका आती है। तो यहाँ पर आपसे वो पर्सन में ये पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा एक झिल्ली रहित कोशिकांग है। आपको ऑप्शन दे देगा माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, ईआर, राइबोसोम। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। नहीं तो आपसे वो ये पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। आपको ऑप्शन देगा राइबोसोम, तारकाय, लाइसोसोम और केंद्रक। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। और प्रश्न वो आपसे इस रूप में भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं है। आपको देगा ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, प्लास्टिड और लाइसोसोम। तो दोहरी झिल्ली युक्त कौन सा नहीं है, लाइसोसोम नहीं है, ये तीनों दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो ये चीज़ आपकी पूरी एकदम क्लियर होनी चाहिए कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से होते हैं, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से होते हैं, और इसके अलावा मेम्ब्रेन लेस यानी झिल्ली रहित कोशिकांग कौन से होते हैं। तो हेडिंग लगाइए कोशिकांग और इसको आप ऐसे नोट कीजिए।
चलो अपने आगे बढ़ते हैं। अब अपने करते हैं सबसे पहला कोशिकांग। तो सबसे पहला जो अपना कोशिकांग है वो कौन सा रहेगा आज? वो रहेगा अपना माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिकांग अपने समझ में आ गया कि कोशिकांग कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। कोशिकांगों को झिल्ली के आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं। इसके 3 भाग कौन कौन से होते हैं? तो 3 भाग होते हैं, दोहरी झिल्ली युक्त, एकल झिल्ली युक्त और कौन से होते हैं? झिल्ली रहित होते हैं। तो सबसे पहले अपने करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो आप हेडिंग लगाइए नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग है। इसकी खोज करने वाले कौन थे? अल्टमान तथा कोलिकर। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमान तथा कोलिकर ने की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाले कौन थे? सी बेंडा थे। तो सी बेंडा ने इसे क्या नाम दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। अब बात आती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके उपनाम क्या होते हैं, किस नाम से अपने इसे जानते हैं? देखो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, कोशिका का बिजली घर कहते हैं, कोशिका का शक्ति घर कहते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे कोशिका का किचन हाउस भी कहते हैं, रसोई घर भी कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा के निर्माण में ये सहायक होता है, ऊर्जा का निर्माण करता है ये। फिर बात आती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके चारों ओर दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। एक होती है बाहरी झिल्ली, एक होती है भीतरी झिल्ली। इसकी जो बाहरी झिल्ली होती है वो पारगम्य होती है और इसकी जो भीतरी झिल्ली होती है वो चयनात्मक पारगम्य होती है। फिर देखो माइटोकॉन्ड्रिया की जो भीतरी झिल्ली होती है, इस भीतरी झिल्ली पर उंगली के समान संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें अपने क्या कह देते हैं? क्रिस्टी कह देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अपने क्रिस्टी कहते हैं। इसी क्रिस्टी के ऊपर कुछ संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें अपने क्या कहते हैं? F0 F1 कण, और इसको अपने क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं। ये ऑक्सीसोम जो होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया की संरचनात्मक और क्रियात्मक या अपने कह सकते हैं मूलभूत इकाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो ऑक्सीसोम होते हैं यहाँ पर किसका संचय होता है? एटीपी का संचय होता है। इस कारण इसको अपने कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की मूलभूत इकाई कहते हैं। फिर देखो माइटोकॉन्ड्रिया में वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में बिखरा हुआ क्या होता है? राइबोसोम होता है। अब अगर राइबोसोम की बात आती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। देखो राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S 80S और 70S में तो कौन सा होता है? 70S प्रकार का राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। फिर इसके बाद में बात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करता है, श्वसन में सहायक है। जो अपने श्वसन की क्रिया करते हैं, श्वसन में सहायक कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है। फिर देखो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ये द्रव पदार्थ भरा होता है इसको अपने क्या बोल देते हैं? इसको अपने कहते हैं मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स भाग के अंदर वायवीय श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो आप पहले ये नोट कीजिए और इसका डायग्राम बनाइए, फिर अपने बढ़ते हैं आगे।
अब आप इसके बाद इसके नीचे नोट लिखिए, इसके उपनाम। उपनाम क्या होते हैं? उपनाम में आप लिखिए कोशिका का बिजली घर, कोशिका का बिजली घर, कोमा शक्तिग्रह, कोमा शक्तिग्रह, कोमा पावर हाउस, पावर हाउस, कोमा किचन हाउस, कोमा किचन हाउस भी कहते हैं। कोशिका का बिजली घर, शक्तिग्रह, पावर हाउस, किचन हाउस भी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखिए इसकी बाहरी झिल्ली, इसकी बाहरी झिल्ली पारगम्य, इसकी बाहरी झिल्ली पारगम्य तथा भीतरी झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। इसकी बाहरी झिल्ली पारगम्य तथा भीतरी झिल्ली अर्धपारगम्य होती है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए भीतरी झिल्ली पर, भीतरी झिल्ली पर अंगुली के समान, भीतरी झिल्ली पर अंगुली के समान संरचना पाई जाती है जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। भीतरी झिल्ली पर अंगुली के समान संरचना पाई जाती है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखो यह क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया की, यह क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देती है। यह क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक सतह के क्षेत्रफल को बढ़ा देती है। नेक्स्ट लिखो क्रिस्टी पर F0 F1 कण पाए जाते हैं। क्रिस्टी पर F0 F1 कण पाए जाते हैं जिन्हें ऑक्सीसोम कहते हैं। क्रिस्टी पर F0 F1 कण पाए जाते हैं जिन्हें ऑक्सीसोम कहते हैं, जिन्हें ऑक्सीसोम कहते हैं। ये ऑक्सीसोम एटीपी के संचय का कार्य करते हैं। ये ऑक्सीसोम एटीपी के संचय का कार्य करते हैं। एटीपी के संचय का कार्य करते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया में वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, यानी डीएनए जो होगा वो तो वृत्ताकार होगा और जो राइबोसोम है वो कैसा होगा, 70S प्रकार का राइबोसोम इसके अंदर पाया जाता है। फिर लिखो नेक्स्ट लाइन से माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन संश्लेषण की क्षमता होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन संश्लेषण की क्षमता होती है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया में प्रतिकृति की क्षमता पाई जाती है। प्रतिकृति की क्षमता पाई जाती है, इस कारण इसे अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। इस कारण इसे अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसमें स्वयं का डीएनए होता है, इस कारण इसमें प्रतिकृति की क्षमता पाई जाती है। प्रतिकृति की क्षमता होने के कारण अपने क्या कहते हैं, इसको अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखिए आप माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में श्वसन की क्रिया
संपन्न होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो आज के सेशन को अपने देते हैं यही विराम। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।